हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 19 की शुरुआत में यान मॉम से कह रहा होता है कि प्राइस सेट हो गई है और वो 1 मिलियन यॉन है। आप बस मुझे इतना बताएं कि अगर आप हाँ कहते हैं तो फिर शॉप आपकी हो जाएगी। ये कहने के बाद यान कॉल बंद कर देता है। अब यान शोसे के पास आता है और ये शोसे से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम ये 70,000 यॉन एक्सेप्ट कर लो, इस वक्त मैं अपना घर नहीं बेच सकता। शोसे इसके लिए मान जाता है, कहता है कि अभी के लिए तो मैं तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ, तुम मुझे हर महीने पैसे वापस करते रहना। ये सुनकर तो यन बहुत खुश हो जाता है और शोसे का शुक्रिया अदा करने लगता है। ये कहने लगता है कि मुझे कुछ आदमी की जरूरत है, इसलिए अब से तुम मेरे लिए काम करोगे और जो तुम्हारी पे है वो जो तुमने मुझे पैसे वापस करने हैं उसकी जगह पर मैं अपने पास ही रख लूंगा। यानी इसके लिए मान जाता है। अब काओजन अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है तो जियो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि हम इतने टाइम से जो पैसा स्पेंड कर रहे थे वो तो जाया हो जाएगा। तो काओजन कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, जितना भी इस केस पर हमारा खर्चा आया वो भी मैं पूरा करूंगा और मैं डिपॉजिट भी डबल करके कंपनी को वापस कर दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी जियो काओजन को जाने से रोक रहा होता है। तो काओजन कहता है कि मुझे यहाँ पर रुकने की वजह चाहिए। तो जियो कहता है कि असल में मैंने 2 लाख यॉन का डिपॉजिट लिया था। ये बात सुनकर तो काओजन हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने बड़े भाइयों की तरह समझता हूँ, तो तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो। तो जियो कहने लगता है कि ये तो मैंने हम सबके फायदे के लिए किया था। ये सुनकर काओजन कहता है कि मैं जितने पैसे दे सकता हूँ मैं दे दूंगा, लेकिन बाकी का बंदोबस्त तुम खुद ही करोगे। ये कहकर काओजन चला जाता है। अब जैन अपना काम कर रही होती, मैनेजर इसके पास आकर कहने लगता है कि तुम्हें फ्रंट हॉल में आने के लिए कहा था तो तुम क्यों नहीं आ रही हो। जैन कहती है कि मैं तो सिर्फ एक डिश वॉशर हूँ और यही मेरा काम है। मैनेजर कहता है कि या तो तुम वेट्रेस का यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आओगी वरना तुम ये जॉब छोड़कर जा सकती हो, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। ये कहने के बाद मैनेजर चला जाता है। अब जेन भी वेट्रेस का यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आ चुकी होती है और काओजन भी जेन को आज फिर से देखने के लिए आया होता है। काओजन को जेन को इस तरह से काम करते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और ये जेन को देखने के बाद यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेन कॉल पर अपने मैनेजर से आज की छुट्टी ले रही होती है और जेन के हाथ में एक वॉइस रिकॉर्डर होता है जिसको जेन चेक भी कर रही होती है, बिल्कुल सही से काम करता होता है। इतने में ही बेल होती है। जेन दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर काओजन आया होता है। काओजन जेन से कहते कि क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ, लेकिन जेन कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है तुम यहीं पर कह सकते हो। काओजन जेन से माफी मांगने लगता है तो जेन कहती है कि मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट नहीं करती। काओजन कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं करना चाहता था। जेन कहती है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अब तक मेरी जो मदद की उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम अब अपनी मदद को वजह बनाकर मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते। काओजन कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की, लेकिन जेन ये सुनकर दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन काओजन इसे दरवाजा बंद करने से रोक देता है। काओजन जेन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आया था। मैंने बहुत सोचा है अगर हम यूं ही इस तरह से मिलते रहे तो एंड में हम दोनों को ही कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करता हूँ। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नया लॉयर ढूंढ दूंगा। जेन कहती है कि मैं अपने लिए एक नया लॉयर ढूंढ सकती हूँ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और जेन काओजन को गुड बाय कहकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब जेन दरवाजे पर खड़ी होकर ही नोट करती है कि काओजन चला गया। जैसे ही काओजन चला जाता है तो ये भी बाहर आ जाती है। इसके बाद जेन बैंक आती है और काओजन भी जेन का पीछा करते हुए बैंक आ गया होता है। अब बैंक के अंदर आकर काओजन जेन के साथ आकर बैठ जाता है। अब जेन काओजन को यहाँ पर देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। काओजन कहते कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जेन कहती है कि इस बात का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो काओजन कहते कि फिर तुम्हारा भी मेरा यहाँ पर आने से कोई ताल्लुक नहीं है। जेन ये जवाब सुनकर इसको कुछ भी नहीं कहती। अब यहाँ पर एक और आदमी दिखाया जाता है जो कि इन दोनों का पीछा कर रहा होता है और ये बैंक के बाहर ही खड़ा होता है। अब जेन यहाँ पर एक आदमी को बैंक में आते हुए देखती है। जेन को जब इस आदमी को देखकर यकीन हो जाता है कि शिनलियांग ही है तो जेन शिनलियांग को कॉल करती है और ये वाकई में ही शिनलियांग होता है, क्योंकि सामने बैठे हुए शख्स का ही फोन बज रहा होता है। अब जैसे ही शिनलियांग बैंक से बाहर आता है तो काओजन और जेन भी बैंक से बाहर आ जाते हैं। जेन काओजन के साथ उसकी कार में शिनलियांग का पीछा करने लगती है। ये जो आदमी होता है ये जेन और काओजन का पीछा करने लगता है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो काओजन जेन से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि आज शिनलियांग बैंक आने वाला है। जेन कहती है कि उसका बैंक अकाउंट
मनी लॉन्ड्रिंग के शक की वजह से फ्रीज कर दिया गया है। बैंक स्टाफ ने शिन लियांग को कॉल करके बैंक में अपना आईडी कार्ड लाने के लिए कहा था ताकि ये प्रूव कर सके कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। मैं कल जब बैंक गई थी तब मुझे शिन लियांग के इस अपॉइंटमेंट के बारे में पता चला था। गाओजन कहता है कि तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि शिन लियांग जरूर आएगा। जेन कहती है कि मुझे यकीन नहीं था, मैं तो सिर्फ अपनी लक ट्राई कर रही थी। गाओजन जेन के काम पर इसको थम्स अप दे रहा होता है कि इसने तो काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। अब शिन लियांग अपनी फैक्ट्री आ जाता है और शिन लियांग को फैक्ट्री में कुछ ही देर का काम होता है तो ये फौरन ही दोबारा से अपनी कार में आकर बैठ जाता है। अब जेन और गाओजन शिन लियांग की कार में आकर बैठ जाते हैं। शिन लियांग तो ये देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है और इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। गाओजन कहते हैं कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो शिन लियांग इनको अपनी कार से जाने के लिए कह रहा होता है और इनको पुलिस की भी धमकी दे रहा होता है। ये जो सारी बातें होती हैं वो ये दूसरा आदमी अपनी कार में बैठकर सुन रहा होता है। जेन शिन लियांग से कहती है कि क्या तुम यूनिंग को जानते हो। इस सवाल के बाद ये तीनों इसी स्टॉल पर बैठ जाते हैं। जेन शिन लियांग से कह रही होती है कि यूनिंग ने जो पैसे बोरो किए थे उसमें से 13 मिलियन यॉन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। तो शिन लियांग कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो है कि वो पैसे उस सामान के थे जो उसने मुझसे खरीदा था और इस बात का मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है कि उसने पैसे कहीं से बोरो किए थे या नहीं किए थे। जेन कहती है कि अगर उसने तुमसे कोई सामान खरीदा था तो फिर उसका एग्रीमेंट या रसीद कहाँ पर है। शिन लियांग कहते कि मुझे तुम्हें सबूत दिखाने की आखिर जरूरत ही क्या है, तुम हो कौन। जेन तो उसको बताने वाली होती लेकिन गाओजन इसको ऐसा करने से रोक देता है। गाओजन कहता है कि तुम्हें हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम ये बात कोर्ट को साबित करने के लिए तैयार हो जाओ। शिन लियांग इसकी बात पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोर्ट तुम चलाते हो, तुम इतनी आसानी से मुझ पर केस नहीं कर सकते। गाओजन कहता है कि हमारे पास लोन एग्रीमेंट है। शिन लियांग कहते हैं कि तुम किस लोन एग्रीमेंट की बात कर रहे हो। तो गाओजन कहता है कि लोन एग्रीमेंट बनवाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। शिन लियांग कहते हैं लेकिन कोर्ट को मालूम हो जाएगा कि ये फेक है। तो गाओजन कहता है कि वो बात तो केस फाइल होने के बाद मालूम होगी ना। शिन लियांग कहता है कि फिर भी तुम कोर्ट को बेवकूफ नहीं बना सकते। गाओजन कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ना ही मैं कोर्ट को बेवकूफ बना सकता हूँ ना ही तुम, लेकिन अगर कोई केस फाइल हुआ तो तुम जो इलीगल काम करते हो वो भी कोर्ट के सामने आ जाएंगे। यह आदमी अभी भी इन सब की बातें सुन रहा होता है। शिन लियांग कहते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जेन कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो पैसे कहाँ पर गए हैं जो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। शिन लियांग कहता है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम, असल में ये अकाउंट मेरा नहीं है, सिर्फ पेपर्स पर ये अकाउंट मेरा है। मेरे जो भी कस्टमर्स होते हैं वो सिर्फ अकाउंट खुलवाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं, बाकी वो पैसे किसको ट्रांसफर करते हैं इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जेन शिन लियांग से पूछती है कि यूनिंग ने आखिर अपने फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए तुम्हारा अकाउंट इस्तेमाल क्यों किया। इस बात को शिन लियांग कोई जवाब नहीं देता तो गाओजन कहता है कि मैं तुम्हें एक बात याद करवा दूं कि अगर दूसरी पार्टी कोई भी इलीगल काम करती है उस अकाउंट के थ्रू तो पेपर्स पर जिसका नाम है उसकी सजा उसी शख्स को भुगतनी पड़ेगी। ये सुनकर शिन लियांग थोड़ा सा तो नर्वस हो गया होता है, जो कहने लगता है कि मेरा यूनिंग से कोई भी ताल्लुक नहीं है, असल में हमारी तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी और वो अकाउंट भी यूनिंग के इस्तेमाल के लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था। जेन कहती है कि वो कौन है। शिन लियांग कहते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम। गाओजन कहता है कि तुम उससे तो मिले ही होगे, वो किस तरह का दिखाई देता है। शिन लियांग कहते हैं कि वो इतना लंबा नहीं है, उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी और वो ग्लासेस भी पहनता है। जेन कहती है कि क्या तुम्हें उसका सरनेम याद है। तो शिन लियांग कहता है कि उसका सरनेम च्यू है। ये सुनते ही जेन और गाओजन समझ जाते हैं कि किसकी बात कर रहा है। अब मिस्टर च्यू को कॉल आती है। जो कॉल पर आदमी होता है वो मिस्टर च्यू को किसी के बारे में बता रहा होता है और वो उसकी कार का नंबर प्लेट भी इसको बताता है। अब जेन गाओजन से कहती है कि शिन लियांग ने हमें जो कुछ भी बताया है मिस्टर च्यू यूनिंग की कंपनी के डायरेक्टर ही हैं। अब शिन लियांग जेन और गाओजन से मिलने के बाद एक जगह पर आता है। यहाँ पर डस्टबिन में से ये एक बैग निकालता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं और पैसे लेने के बाद ये अपने फोन से सिम निकाल कर भी फेंक देता है और फिर जब ये कार में आकर बैठता है तो ये अपने सर से विग उतार देता है। गाओजन अब जेन से कह रहा होता है कि आखिर यूनिंग ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शिन लियांग
का ही अकाउंट इस्तेमाल क्यों किया और ये सभी अकाउंट्स मिस्टर च्यू के ही कंट्रोल में हैं। पहले मिस्टर च्यू ने लुयांग को तुम पर नजर रखने के लिए कहा और बाद में उसको तुम्हारे घर पर कोई चीज भी तलाश करने के लिए कहा। आखिर ऐसी भी क्या चीज थी जिसको तलाश करने के लिए लुयांग को तुम्हारे घर पर आना पड़ा? सन कहती है कि यकीनन कोई ऐसी चीज होगी जो वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा देखे। गाओजन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। गाओजन कहता है लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि अगर यूनिंग इन सब अकाउंट्स को जो कि मिस्टर च्यू के कंट्रोल में थे को बहुत कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि यूनिंग के हाथ में कोई ऐसी चीज थी जिसको वो मिस्टर च्यू के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। सन कहती है कि अब चूंकि मिस्टर च्यू के कंट्रोल में ये सब अकाउंट्स हैं, तो लुयांग मेरे घर पर जो भी तलाश करने आया था उसका अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं हो सकता। गाओजन कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि शिनलियांग ने जो कुछ भी कहा है उस पर एतबार किया जा सकता है? सन इस बात का कोई जवाब नहीं देती, तो गाओजन से पूछता है कि आखिर तुम अचानक से शिनलियांग को क्यों तलाश कर रही थी? सन कहती कि उस दिन तुमने एक बार ठीक की थी कि या तो मुझे पैसे तलाश करने होंगे या सबूत। अगर मैं इस मेस से निकलना चाहती हूँ तो मुझे इनमें से कोई एक चीज तो तलाश करनी होगी। ये कहकर जैन अब यहाँ से जाने लगती है, लेकिन गाओजन सन का हाथ पकड़ लेता है। सन इसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन गाओजन इसका हाथ नहीं छोड़ता और इससे माफी मांगता है। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। सन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनने के बाद गाओजन जैन का हाथ छोड़ देता है। अब जैन जाने लगती है तो गाओजन भी उसके पीछे आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, लेकिन सन कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। सन गाओजन से कहती है कि अपनी कार खोलो, मेरा बैग अंदर है। गाओजन कहते हैं कि अगर तुम वॉक करके जाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वॉक करूंगा। ये सुनकर जैन गाओजन से कहती है कि तुम अब गाड़ी का दरवाजा खोल दो और तुम ड्राइव कर सकते हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 19 खत्म हो जाती है।